दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शेड्यूल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान स्टार्ट हुआ था, उस समय भारत के संविधान में कुल मिलाकर 8 शेड्यूल थे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में कुल मिलाकर 12 शेड्यूल है। जी हाँ, कुल मिलाकर कितने शेड्यूल हैं? तो 12 शेड्यूल हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम यही इन 12 शेड्यूल्स के बारे में और डिटेल्स क्लियरली हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान का जो पहला शेड्यूल है वो है द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जी हाँ, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आप सभी को पता होगा कि भारत में कुल मिलाकर 28 स्टेट हैं। भारत में कुल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो जो 28 स्टेट है और जो 8 यूनियन टेरिटरी है, इनके बारे में हम समझते कहाँ पे हैं? तो इनको हम लोग समझते हैं आपके भारत के पहले शेड्यूल में, जिसका नाम है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अच्छा, मान लिया जाए कि भारत में कोई एक और स्टेट बन जाता है, 29 स्टेट हो जाता है, तो उसको कहाँ पे चेंज किया जाएगा? उसको मेंशन किया जाएगा कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शेड्यूल में मेंशन किया जाएगा। यानी भारत में जितने भी स्टेट है, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं और उनका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, यानी कितना उनका एरिया है, इन सारे चीजों को मेंशन किया जाता है कहाँ पे? तो इन सारी चीजों को मेंशन किया जाता है भारतीय संविधान के पहले शेड्यूल में। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा शेड्यूल होता है वो कहता है प्रोविजन ऑफ सैलरी ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जितने भी गवर्नमेंट पोर्टफोलियो है, उनका जो सैलरी है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट पोर्टफोलियो है उनका जो सैलरी है वो बताता है कौन सा? शेड्यूल 2। जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका सैलरी है 5 लाख, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका सैलरी है 4 लाख, गवर्नर ऑफ द स्टेट का सैलरी है 3,50,000, प्राइम मिनिस्टर का सैलरी है 2 लाख, कैबिनेट ऑफ द यूनियन का सैलरी है 1,60,000, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सैलरी है आपका 1 लाख, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सैलरी है 2,50,000, सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज है उनका सैलरी है 2,25,000, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हो गया, उसके साथ साथ आपका चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स हो गया, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के जो चीफ हैं, इन सबका सैलरी कितना होता है? तो इनका सबका सैलरी होता है, याद रखिएगा, 2,50,000। तो यहाँ पे नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 2 है वो बताता है किसके बारे में? तो वो बताता है शेड्यूल्स के बारे में बताता है। ठीक है, शेड्यूल्स में जो सैलरी है, इसका सैलरी कितना है, इसके बारे में बताता है कौन सा? तो ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे शेड्यूल 3 के बारे में। दोस्तों, हमारा जो शेड्यूल 3 है वो बताता है ओथ के बारे में। जी हाँ, ओथ एंड एफर्मेशन, यानी कौन किसको शपथ दिलाता है, किसको कौन शपथ दिलाएगा, इसके बारे में कहा मेंशन किया गया है? तो इसके बारे में मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 में मेंशन किया गया। जैसे कि अगर बात किया जाए तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको कौन शपथ दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी भी कारण से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, तो उनके एब्सेंस में कौन दिलाएगा? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे उनके एब्सेंट में दिलाएंगे। उसी प्रकार से जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर्स को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे हो गया है, एक्चुअली गवर्नर को शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा, द चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा के लिए किसी गवर्नर को अपॉइंट किया गया, तो उड़ीसा का गवर्नर को कौन शपथ दिलाएगा? उस हाई कोर्ट का, यानी उड़ीसा हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो क्या करेगा? शपथ दिलाएगा गवर्नर को। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कौन शपथ दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, या तो प्रेसिडेंट दिला सकते हैं या फिर पर्सन, प्रेसिडेंट क्या करते हैं? किसी को अपॉइंट करते हैं शपथ दिलाने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इन सबको कौन शपथ दिलाएगा? तो इनको शपथ दिलाएगा प्रेसिडेंट। उसी प्रकार से मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को गवर्नर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को गवर्नर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 बताता है किसके बारे में? राज्यसभा सीट्स के बारे में। ठीक है, शेड्यूल 4 किसके बारे में बताता है? राज्यसभा सीट्स के बारे में बताता है। यानी कौन से स्टेट से कितना राज्यसभा सीट आएगा, ये बताता है कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 4। आपको पता होगा कि हमारे भारत में टोटल जो राज्यसभा सीट है वो कितना है? 250 होता है, जिसमें से 238 क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, इनसे आपका बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जो 250 जो मेंबर होते हैं उनका जो टर्म होता है आपको पता होगा 6 इयर्स का होता है, और हर 2 साल में, हर 2 साल में क्या होता है? 1/3 मेंबर क्या होता है आपका? रिटायर होते हैं। तो शेड्यूल 4 बताता है किसके बारे में? कौन से स्टेट से कितना राज्यसभा सीट है, इसको बताता है हमारा शेड्यूल 4। बात किया जाए शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 का, तो बहुत इजी है। शेड्यूल 5 जो है वो बताता है, याद रखिएगा, शेड्यूल एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। भारत में जितने भी शेड्यूल एरिया है, ठीक है, और जो शेड्यूल ट्राइब है, इनको कहां पे रखा गया है? तो इनको रखा गया है शेड्यूल 5 में रखा गया है। यानी जितने भी भारत में शेड्यूल ट्राइबल एरिया हैं, इन सबको रखा गया है शेड्यूल 5 में। और शेड्यूल 6 में केवल और केवल 4 स्टेट के शेड्यूल ट्राइबल को रखा गया है। कौन कौन से 4 स्टेट हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोनों को मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए, शेड्यूल 5 में रखा गया ऑल ओवर इंडिया में जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया है उनको रखा गया शेड्यूल 5 में, और केवल 4 स्टेट के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 स्टेट के शेड्यूल ट्राइबल है उनको कहां रखा गया है? इनको रखा गया है शेड्यूल 6 में रखा गया है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने अभी तक 6 शेड्यूल को पढ़ लिया, और इन 6 शेड्यूल को याद करने का मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। इन 6 शेड्यूल को आप एक वर्ड से याद कर सकते हो। पहले 5 शेड्यूल को आप लोग याद कर सकते हो एक ट्रिक से, जिसका नाम है स्पोर्ट। जी हाँ। एस का मतलब होता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी, पहला शेड्यूल है। पी का मतलब होता है प्रिविलेज, सेकंड शेड्यूल है। ओ का मतलब हो गया ओथ टेकिंग, थर्ड शेड्यूल है। आर का मतलब हो गया राज्यसभा सीट, फोर्थ शेड्यूल है। और टी का मतलब हो गया ट्राइबल एरिया, फिफ्थ शेड्यूल है। बढ़िया, एक आपने याद किया वर्ड स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स से आपका आपका पहला जो 5 शेड्यूल है आपका याद हो गया आराम से, इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 7। देखिए, शेड्यूल 7 क्या बताता है? शेड्यूल 7 बताता है 3 लिस्ट के बारे में। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए, यूनियन लिस्ट का मतलब होता है ऐसे चीजें जिसका पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, ऐसे चीजें जिसका पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट। जैसे डिफेंस कंट्रोल करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फॉरेन अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बैंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो चीजों का पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल ऐसे कितने हैं? टोटल ऐसे 98 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं? 98 सब्जेक्ट्स। तो जिसका पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है उसे कहा जाता है क्या? आपका यूनियन लिस्ट। उसी प्रकार से जिसका पावर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है उसे कहा जाता है स्टेट लिस्ट। जी हाँ, तो जिसका पावर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है उसे कहा जाता है स्टेट लिस्ट। जैसे कि पुलिस स्टेट के पास होता है, हेल्थ स्टेट के पास होता है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट हो गया, प्रिजनर्स स्टेट लिस्ट हो गया, लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट हो गया। तो जिसका पावर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है उसे कहा जाता है स्टेट लिस्ट। कितने हैं टोटल? ऐसे टोटल 61 सब्जेक्ट है ऐसे, टी 61। यूनियन कितने हैं? 91। स्टेट कितने हैं? 61। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? जिसका पावर यूनियन और स्टेट दोनों के पास होता है। जैसे कि क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड डाइवोर्स, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, इलेक्ट्रिसिटी, एडॉप्टेशन, एजुकेशन, बैंक्रप्सी, टोटल 52 चीजें ऐसे। तो जिसका पावर दोनों के पास होता है उसे कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। जिसका पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट के पास होता है स्टेट लिस्ट, दोनों के पास होता है तो कंकरेंट लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 8 क्या बताता है? शेड्यूल 8 बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके बारे में बताता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950 से, तो उस समय केवल कितने ऑफिशियल लैंग्वेज थे? 14। लेकिन अभी कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? अभी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन से 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है? देखिए, आसामीज, बंगाली, हिंदी,
कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, ये कोंकणी होगा, ठीक है, कोंकणी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ये सारे के सारे क्या हैं आपके ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर ओडिया 2 बार हो गया, यहाँ पे आप बोडो लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिए, जैसे सिंधी को ऐड किया गया था कब आपका 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया था 1992 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली को ऐड किया गया था 2003 में, और सांथली को ऐड किया गया था 2004 में। तो ये आपके क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल 9 क्या है? शेड्यूल 9 पहले देखिए, अब यहां से हम लोग जो शेड्यूल पढ़ने वाले हैं ना, वो एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब नहीं था, इनको बाद में ऐड किया गया। जैसे शेड्यूल 9, शेड्यूल 9 क्या है? शेड्यूल 9 होता है आपका, याद रखिएगा, लैंड रिफॉर्म। शेड्यूल 9 क्या है हमारा? तो शेड्यूल 9 है आपका लैंड रिफॉर्म। इसको कब ऐड किया गया था बेटा? तो इसको ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, इसको ऐड किया गया था। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया था, किसको? आपका शेड्यूल 9 को एक्ट किया गया था। उसी प्रकार से शेड्यूल 10 क्या होता है? शेड्यूल 10 होता है आपका, याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल में है, इसको ऐड किया गया था 1985 में, किसके द्वारा? याद रखिएगा, राजीव गांधी जी के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, किसके द्वारा ऐड किया गया था? ठीक है, तो राजीव गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा, 1985 52 अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया गया था, क्या आपका? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? देखो, ये अप्लाई होता है ड्यूरिंग फ्लोर क्रॉसिंग। कब आपका अप्लाई होता है? फ्लोर क्रॉसिंग के समय अप्लाई होता है। अब फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कोई एक कैंडिडेट है, ठीक है, मान लीजिए राम एक कैंडिडेट है, राम इलेक्शन लड़ा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा, और मान लीजिए वो बीजेपी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, ठीक है, और वो इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीतने के बाद इसका टर्म कितने साल का? इसका टर्म है 5 साल का। लेकिन राम ने क्या किया, अपने टर्म को कंप्लीट होने से पहले ही क्या किया, उसने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गया। अब एक्चुअल क्या है, जो इलेक्शन जीता था वो किससे जीता था? वो जीता था बीजेपी से, लेकिन वो शामिल किस में हो गया है? कांग्रेस में शामिल हो गया है, बिना अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट किए। तो वो जो इलेक्शन जीता है ना, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और उस पोस्ट के लिए क्या होगा, उस जगह से क्या होगा, फिर से आपका बाई इलेक्शन होगा। ठीक है, उससे क्या होगा? बाई इलेक्शन होगा। इसी को कहा जाता है एंटी डिफेक्शन। यानी आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन जीत रहे हो, आपका जो कंप्लीट टर्म है 5 साल का, या फिर जो भी टर्म है, आपको उसी पॉलिटिकल पार्टी से कंप्लीट करना होगा। अगर आप अपना टर्म कंप्लीट किए बिना आप उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हो, तो आप जो इलेक्शन जीते हो क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। और इसी को कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 11th शेड्यूल है, वो है आपका, याद रखिएगा, पंचायती राज। जी हाँ, पंचायती राज, इसको ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से 1993 से, इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। टोटल 29 सब्जेक्ट्स इसमें, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल, लैंड रिफॉर्म, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, इस प्रकार से 29 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपका पंचायती राज के अंदर ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। शेड्यूल 12 क्या है? म्युनिसिपालिटी, इसको ऐड किया गया था 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, स्टार्ट हुआ था 1993 से, ये भी इंप्लीमेंट कर दिया गया था। इस वजह से 29 सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट्स, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, श्रम इम्प्रूवमेंट, वाटर सप्लाई, रोड एंड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी पंचायती राज को 73, म्युनिसिपालिटी को 74 अमेंडमेंट एक्ट, दोनों को 1992 में, याद रखिएगा, ऐड किया गया। अब ये जो 6 शेड्यूल हम लोगों ने पढ़ा, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, 7th में था हमारा लिस्ट, 8th में था आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, 9th में था लैंड रिफॉर्म, 10th में था एंटी डिफेक्शन लॉ, पी में था आपका, सॉरी, 11th में था पंचायती राज, और 12th में था म्युनिसिपैलिटी। इसको याद करने का मैं आपको बेहतरीन एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? पहला एल का याद करने का ट्रिक है क्या आपका? आप इसको याद कर सकते हो, एक वर्ड से, इसका नाम है 4 LPM, 4 LPM। एल का मतलब लिस्ट, एल का मतलब लैंग्वेज, एल का मतलब लैंड रिफॉर्म, एल का मतलब लॉ यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, पी का मतलब पंचायती राज, और एम का मतलब म्युनिसिपैलिटी। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल, जिसको हम लोगों ने आज क्या किया, आपका पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल, इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर अपने हमारे चैनल एडू इनोवेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एडू इनोवेटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।